अच्छा, ये क्योंकि मैं अब ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग फैमिली में रहते हुए भी तन्हा हो जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम उनकी पकड़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनाब हमारे सीनियर एक्टर साजिद शाह साहब, जिन्होंने खुद एक ग्रुप भी बनाया हुआ है कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टर्स जिनको ज़रूरत भी है फाइनेंशियल तौर पर, जो थोड़े बहुत वीक भी हैं उनको लेके ग्रुप बनाया हुआ। तो जरा मैं इनसे भी पूछी इस ग्रुप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साजिद साहब, सबसे पहले तो मुझे इस ग्रुप के बारे में बताएं कि ये जो आपने ग्रुप बनाया था ये कब बनाया था और ये ग्रुप अब काम कैसा कर रहा है। अच्छा, ये ग्रुप जो है वो पर्सनली मैंने नहीं बनाया। एक्चुअली ये ग्रुप है एक्ट, अच्छा, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसकी बुनियाद रखी थी हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं नईम ताहिर साहब, जिनकी हाल में वाइफ की डेथ भी हुई है, यास्मीन ताहिर साहब। जी 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 बिल्कुल, जी 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 जी। अच्छा, और उस वक्त कुछ एक्टर्स जो सीनियर थे अभी भी हैं माशाल्लाह, उन्होंने मिलके एक्टर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके मुख्तलिफ समाजी मुआशी या इस तरह के जो खासकर बीमारी में हालात हो जाते हैं इंसान के, तो इन सारी चीज़ों को मतलब देखते हुए ये ग्रुप तश्कील किया था, जो अब माशाल्लाह वो मतलब तगो-दो के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज रजिस्टर करने के लिए ना आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अच्छा, और जिसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत आती हैं, तो अभी के तमाम काबिल जिक्र मतलब जो हमारे यहाँ एजेंसीज हैं उनसे क्लियरेंस होने के बाद और तमाम अहम अदारों से क्लियरेंस होने के बाद ये ग्रुप रजिस्टर्ड हो चुका है एक्ट के नाम से। और ये अब मुझे बताएं इससे अब क्या शुक्र है मुझे ये अब जो एटलीस्ट ये बन गया, और ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि आप लोग जब ये चले जाएंगे तो सदका जारिया की तरह ये आप लोगों के साथ भी रहेगा, क्योंकि इस पर आपने इतनी मेहनत की है। अभी बताइए आर्टिस्ट को हेल्प कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पिछले तरह मैं बब्बू बुराल की बेटी साहब की भी कुछ वीडियोस देख रही थी, वो बड़ी उनको देख के बड़ी तकलीफ हो रही थी कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं जब ये कमाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन क्यों फिर एक ऐसा टाइम आता है कि बड़ी कसम पुस्ती की हालत में दुनिया से जाते हैं। जी अच्छा, इसमें देखिए एक बात तो ये है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। कोई भी एक्टर हो उनका अपना एक लाइफ स्टाइल भी होता है, जब वो खासकर अल्लाह ताला की दी हुई मतलब मेहरबानी से और अपनी मेहनत से उरूज पे आते हैं आर्टिस्ट लोग, तो उस वक्त वो मतलब सही प्लान नहीं करते। उस वक्त उनके जहन में शायद ये नहीं आता कि आगे खुदा न खास्ता अच्छे बुरे हालात भी आ सकते हैं, और हमेशा हम पीक पे नहीं होंगे, तो कोई सेविंग करना या सेकंड लाइन ऑफ इनकम ये कोई ऐसी चीज वो प्लान नहीं करते, और लेटर स्टेज पे वो अक्सर फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं इसमें बताऊं कि कुछ आर्टिस्ट को अवेयरनेस भी नहीं होती। जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं चाहे किसी भी पार्टी को, उनके ग्रांट्स और उनकी इमदाद के लिए फंड्स रखे जाते हैं हर साल। सही। अच्छा, वो मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पे भी होते हैं और फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी होते हैं। हाँ। तो जो लेकिन देखिए एक बात ये कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी इंसान प्रॉब्लम में है, बीमार है, ये किसी भी अच्छा, तो आप उनको एंगेज कैसे करते हैं साजिद साहब, क्योंकि करना पड़ेगा। सही। आज का जो हमारा टॉपिक भी यही है कि जो हमारे बहुत सारे एक्टर्स भी जो अकेले दुनिया से चले गए, तो आप लोगों ने क्या इस अपने इस एक्ट में उन लोगों को भी ऐड किया है, उन लोगों पर भी नजर रख रहे हैं जो आपके आर्टिस्ट अकेले हैं, तनहा रहते हैं। देखिए इसमें ये कि पहली बात ये कि अगेन मैं वो यही कहूँगा कि आपको किसी भी चीज़ से मुस्तफीद होने के लिए अप्रोच तो खुद करना पड़ेगा। अब है ना, एक फ्रंट एंड की इतनी माशाल्लाह हमारे सैकड़ों हजारों की तादाद में एक्टर्स हैं, जब तक वो हमें हमारे इदारे को खुद अप्रोच नहीं करेंगे, हमारे मेंबर नहीं बनेंगे और हमसे इन टच नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन खुदा न खास्ता। आपने सही बात की। तो ये आज शो के शुरू में भी मैंने ये बात की थी कि हेल्प एटलीस्ट मांगना बड़ा जरूरी है। वो बड़ा जबरदस्त काम करे सर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मुझे आप ये बताइएगा कि अब जैसे उन्होंने बात की कि आपको खुद बताना पड़ेगा, ऑफ कोर्स वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे मुझे बताएं कि कभी कभार हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो एकदम से गायब हो जाते हैं, एकदम से बात भी करना छोड़ देते हैं, हम उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? और फिर जैसे अगर जैसे हुमैरा कभी सुन के और बहुत सारे ऐसे लोग खैर जिनको हम जानते हैं और एकदम से मंजर आम से गायब हो जाएं, कितने टाइम के बाद हमें अप्रोच करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर हमारे वो कहते हैं ना कि हमारे रडार्स खड़े हो जाने चाहिए? अगर आप इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं या इमीडिएट फ्रेंड्स हैं तो मुझे लगता है 24 घंटे भी बहुत है। अगर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में है जिसमें हमें पता है कि एक शख्स रूटीन में एक मैसेज तो कर रहा है या रिप्लाई कर रहा है, अगर वो शख्स
एक दो दिन तक मैसेज नहीं कर रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको कॉल कर दें या आप उसको अलग से पूछ लें पर्सनल मैसेज में जाके, भाई आर यू ओके। अगर आपका रिश्तेदार है जिससे आपकी हफ्ते महीने में बात होती है, अगर वो ऐसा शख्स हो तो उससे आप इतना ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन इमीडिएट आपके 10-12 लोग होते हैं और मुझे लगता है एक दिन 24 घंटे से लेके 78 आवर्स बहुत होते हैं किसी की, थोड़ा सा बंदा मिस हो। सिर्फ ये बात नहीं है कि वो डिप्रेशन में आके घर में मर जाएगा या किडनैपिंग है, एक्सीडेंट्स हैं, कार एक्सीडेंट्स कितने होते हैं जो खुद ड्राइवर के बाजू कार एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। तो ये एक आदत में आपका होना चाहिए, कोई भी शख्स आप आपस में डिस्कस कर लें। हम इतनी रील्स एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, बकवासें कर रहे हैं, जो काम करने का वो हम करते नहीं है, ठीक है। एक शेयर करते हैं, एक अजीब सी रील आई, वहां हमने 50 लोग को शेयर कर दी, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं है कि हम उससे हेलो कर लें पर्सनली। कोई सुबह गुड मॉर्निंग के कोई 150 मैसेजेस आते हैं, पता नहीं कौन से फॉरवर्ड मैसेजेस है, गुड मॉर्निंग और ऐसे हसीन कोट्स के, लगता है बंदा लामा इकबाल ही है, लेकिन 2 रुपए का कोई फायदा नहीं देता वो शख्स अगर आप उससे बात करें। तो ऐसे मैसेजेस को, अपनी रविश को बदलें। ये जो एक अनग्रूम्ड तरीका है लोगों का फॉरवर्ड मैसेज करने का, या कोई भी चीज जुम्मा मुबारक करके भूल गए, भाई आप उससे बेहतर है कि आप हेलो अस्सलाम वालेकुम, तुम जिंदा हो, ठीक है। हाँ। पर्सनल मैसेज इज वे बेटर देन फॉरवर्ड मैसेज। और अब तो ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा था कि फॉरवर्डेड। एग्जैक्टली। अब ईद के दिन हम लेटे हुए नमाज पढ़ के आते हैं, कोई इतना बड़ा व्हाट्सएप भर चुका होता है और सारे फॉरवर्ड मैसेज हैं, वी डोंट नीड इट। एक मैसेज चाहिए वो जो बंदा नाम लेके बोले, मदिया कैसी हैं आप, हाँ, या कॉल खैरियत से हैं, आप लाहौर से आई हैं, कराची में आपको कुछ चीज चाहिए तो मुझे बताएं, दिस इज अ मैसेज एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे ये है नहीं। दूसरा ये जो साजिद भाई काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी एक बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि अब जब अप्रोच आपने करना है, अगर आप नहीं कर सकते तो आपका एक दोस्त करे। हमने जिना हॉस्पिटल में जब मैं था तो डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब ने एक बहुत जबरदस्त एक फ्री लाइन कॉल का एक नंबर बनाया। जी है। तो बड़े जोश में बनाया कि हम ये कॉल करेंगे, किसी को भी मसला हो कॉल करे और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दे, कोई पैसे नहीं। यकीन करो 6 महीने बैठे रहे, 4 कॉल्स आई। और उस जमाने में भी खुदकुशियां बहुत हो रही थी। अभी भी कोई ऐसी हेल्पलाइन? कल मैंने रात को कॉल की डॉक्टर साहब से, मैंने कहा कल शो पे आ जाएं, आपका जो वो था उससे बात करते, कहते यार वजाहत में क्या बात करूंगा, वो तो हमने बंद कर दिया, रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो आप जाएंगे तो कुछ होगा ना। तो मुझे बताएं फिर, क्या लोग अपनी वल्नरेबिलिटी शो करने में डर रहे हैं? लोगों को लगता है लोगों की इज्जत कम हो जाएगी कि अगर आप किसी को बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या कुछ परेशानी है या आप कितना तन्हा फील कर रहे हैं? मेरे ख्याल से शेम बहुत है लोगों में। एग्जैक्टली आपका पॉइंट जो है ना, उसमें शेम बहुत है। हम बुखार होता है तो बता देते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं नशा कर करके बीमार हो गया हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, या मैंने कुछ लोगों से पंगे लिए हुए, किसी का उधार देना या कुछ है, वो लोग मुझे हरास कर रहे हैं। आई थिंक इन चीज़ों में आप छुपाने में, फिर वो बाद में वो ब्रशिंग इनटू दी कारपेट हो रहा होता है ना, वो सारी गर्द बाहर आती है। तो पहले मसले में आप बता दें, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन इसमें ये भी तो होता है ना कि आपको ये भी डर होता है कि पता नहीं दूसरे जज करेंगे, मेरी बात आगे ट्रेवल ना कर जाए, यू नो कोई इस तरह की चीज़ ना कि एक मजाक बन जाए, क्योंकि आजकल चीज़ें सोशल मीडिया पे आने में टाइम नहीं लगता है। तो फिर इस चीज़ से भी अक्सर लोग डर रहे होते हैं। या समटाइम ये भी होता है, जो मुझे लगता है, बिकॉज मेरी एक दोस्त है, उसके साथ भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी। अब रोज़ उसके मैसेजेस आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, एंड स्ट्रीक्स आ रही हैं, एंड एकदम से चीज़ें बंद हो गई। एंड यू नो मैसेज किया, चेक किया, पता ही नहीं चला, एंड कुछ दिन के बाद पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। अब उसमें ये पता चला कि मतलब वो हमें जो स्ट्रीक्स भेज रही है स्नैपचैट पे, बाकी सारी चीज़ें वो नॉर्मल है, लेकिन उसके घर में क्या चीज़ चल रही थी, पहले शी यूज टू शेयर, और हम समझाते थे कि मतलब देखो कुछ चीज़ें होती हैं, समटाइम हमें फील हो रहा होता है बहुत ज़्यादा है, बट वो इतना नहीं होती। वो उससे शायद लगा कि ये मेरी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते या जो भी था, उसने वो सब चीज़ें छुपा ली। एंड उसे सबसे आसान हल ये लगा कि यार मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लेती हूँ। एंड लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि हमारा जो वो लोग जो डिप्रेशन से भी गुजर रहे होते हैं, बहुत सिवियर टर्मिनल डिप्रेशन से भी गुजर रहे होते हैं, कभी कभी उनका रवैया पकड़ा नहीं जा रहा था। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, उसमें एक खातून की वीडियो थी कि ये, और वो हंस रही है, डांस कर रही है, और उसने कहा कि ये इसकी एग्जैक्टली अपनी जान लेने से 12 घंटे पहले की वीडियो है, और उसकी वीडियो देख के कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था कि ये कुछ इस हद तक डिप्रेशन में जा सकती कि अपनी जान ले ले। मदीहा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मतलब देयर वाज अ टाइम कि मतलब मुझे ये चीज़ लगी थी कि यार अच्छा लाइफ में सब ठीक चल रहा है, लेकिन आपको ये लगता है कि यार ये सर्टेन गोल जो है ना मेरा, ये चीज़ नहीं हो रहा, और मुझे ये लग रहा था कि यार पता नहीं सारी चीज़ें जो है लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे तारीफ कर रहे हैं,
आसपास से दोस्त मैसेजेस करें कि यार तुम्हारी लाइफ तो मतलब बहुत सेट है, काश हमारे पास। और मुझे लग रहा था कमर्शियल पायलट भी बन गई, एक्टिंग भी कर रही है, पायलट भी। हाँ, और मुझे लग रहा था कि नहीं यार ये चीज़ें मतलब नहीं। एंड दैट टाइम मुझे कोई इंसान सुनने वाला, अब मसला हमारा ये भी है कि हम ना दूसरे इंसान को सुनने के बजाय हम मशवरे देना शुरू कर देते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, ये वो। हमें मुझे लगता है कि अगर हम 2 घंटे भी दे देना। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मैंने उसका यार ये मसला, उसने मुझे सुना और हमने उस बात के बाद हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि देखो उस टाइम पर ना एक दोस्त चाहिए होता है जो आपको सिर्फ सुने ताकि आपकी वो सब चीज़ें निकले, उसके बाद वो बताए कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, वाकई गलत हो रही हैं चीज़ें। बट हाँ, हम शुक्र है वो आपकी दोस्त थी जिसने आपको सुना, वरना आजकल आप दोस्तों को बताया ना कि जी जिनको आपको लग रहा था दोस्त है, वो कहते हैं लो तुम्हें क्या पता, मेरे साथ तो खुद यही हो गया वह, तो आप अगले को स्नब कर देते हैं। मैं छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम आज बात कर रहे हैं कि तन्हाई एक बहुत बड़ी बीमारी भी है, लेकिन लोगों को तन्हाई से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आपको नज़र रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कौन कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि तन्हा रहते हैं, उन पे चेक रखना बड़ा ज़रूरी है। और साथ में जो लोग तन्हा रहते हैं उनको भी चाहिए कि भाई वो भी लोगों से इतनी बना के ज़रूर रखें कि खुदा ना खासा कभी कोई मसला हो जाए तो लोग उनकी मदद को पहुँचें। मैं नबिहा आपसे पूछना चाहूँगी, आपसे और वजाहत दोनों से मेरा एक ही सवाल है। ये जो लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, ये लोग जो तन्हाई में चले जाते हैं, क्या तन्हाई सिर्फ इनकी दिमागी हेल्थ पे ही ज़्यादा असर डालती है या फिर फिजिकली भी इनको वीक करने लग जाती है? देखिए, तन्हाई जहाँ तक आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करती है, जब आपका माइंड ही जो है वो डाइवर्ट होगा तो फिज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिकली जो है वो डैमेज होती है। सबसे पहले डिप्रेशन या स्ट्रेस से आपका खाना जो है वो डिस्टर्ब होता है, आप ठीक तरीके से खाना नहीं खा पाते तो स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा और भी फ़िज़िकल बीमारियां जो हैं वो आप उसमें मुब्तला हो सकते हैं। डिप्रेशन बज़ाते ख़ुद एक ख़तरनाक बीमारी है और अगर ये बढ़ जाए तो ये MDD में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। और इसमें इंसान किसी भी वक्त अपनी जान ले भी सकता है। और इसमें ये होता है ना कि यकदम अभी तो खुश था, अभी तो सब कुछ ठीक था और अचानक से जो है वो एक बंदे ने जो है वो ये सब कुछ कर लिया। बेसिकली ये मूड स्विंग्स डिसऑर्डर्स भी होते हैं, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, इसमें और भी बहुत सी जहनी बीमारियां हैं जिसका हमारे लोगों को पता ही नहीं है। जी, शिज़ोफ्रेनिया भी आ जाता है। और अक्सर औक़ात जो है वो इंसान अपने आप को तब ख़त्म करने की सोचता है जब वो लोगों से मायूस हो जाता है और वो ख़ुद मैं नाउज़ुबिल्लाह कह के ये बात कहूँगी कि अल्लाह की ज़ात से भी मायूस हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक को तर्जुमे से जब हम पढ़ते हैं तो वाज़े बयान दिया है कि अल्लाह से मायूसी गुनाह है। आपने अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। दुनिया आपको मायूस कर सकती है लेकिन अल्लाह मायूस नहीं कर सकता। जिस वक्त आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत हो जाएगा ना, आप ऑटोमेटिकली मेंटली तौर पे, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह के ज़िक्र से ही आपके रास्ते आसान होते हैं। ये कोई मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ही रही हूँ, लेकिन हम साइंस और इस्लाम को जब कनेक्ट करके सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि आज से 1400 साल पहले जो अहादीस मुबारका हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे इस्लाम ने हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू बताया है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, वो वैसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हम अच्छे वक्त पे फोकस करते हैं कि हमारा अच्छा वक्त आ जाएगा, हम अपने ऐसे दोस्तों को छोड़ दें जो हमारे साथ बहुत लॉयल हैं, शायद इनकी वजह से हमारा काम नहीं चल रहा। पैसे कमाने के लालच ने इंसान को तन्हा कर दिया है। पैसे कमाने का रोज़ बर रोज़ बढ़ता हुआ लालच इंसान को इंडिपेंडेंट करता जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपने मुखलिस दोस्तों को खोते जा रहे हैं, हम अपने मुखलिस दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि बुरे वक्त को अच्छा दोस्त बेहतरीन बना देता है। इसलिए अपने अच्छे दोस्तों को संभाल कर रखें, ना कि अपने अच्छे वक्त के जो है वो इंतज़ार में आप अपने बुरे दोस्तों को या बुरे वक्त को जो है वो अपने साथ अपने अटैच कर लें। सूरत हाल यहाँ पर यह है कि हमारा बुरा वक्त हम खुद लेकर आते हैं। तन्हाई पसंद हम खुद होते हैं, ये हमारे अपने डिसीजंस होते हैं। जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तब तक दूसरा हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चल सकता है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे आसपास इतने शोर हैं। जैसे आपने बात भी की कि अच्छे दोस्त जो है वो अच्छा दोस्त, मौलवी का कॉल है, वो बुरे वक्त को भी अच्छा कर देता है। तो हमें अच्छे दोस्तों को अपने पास रखना है, हमें अपनी नेचर में भी रखनी है। मदिया, हम अच्छे दोस्तों को छोड़ते जा रहे हैं, आइसोलेशन में जी मुखलिस दोस्तों को छोड़ते जा रहे हैं। इसमें हमारा कसूर भी है, बिल्कुल कसूर हमारा है। तो फिर आपके पास ब्लेम करने के लिए हमें अच्छा दोस्त चाहिए लेकिन हम खुद अच्छे दोस्त नहीं हैं। जी
एब्सोल्युटली राइट कि हम खुद भी तो अच्छे दोस्त बने ना। जी। ट्रेड्स के ऐसे लोगों की जो कि आइसोलेशन में जा रहे हैं और फिर हम कहाँ पे जाके इनकी हेल्प देखें, एक लेवल तक ही हम हेल्प कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम हेल्प नहीं कर सकते। हमें इससे ज्यादा करने की कोई गिल्ट में भी जाना नहीं चाहिए। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं सबको ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास 10 पेशेंट्स आते हैं, 2 उसमें से नहीं ठीक हो पाते, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इसमें वीक हूँ। आप एक हद तक जा सकते हैं, बाकी सारी अल्लाह ताला के पास है वो ताकत है जिसकी हम चक्कर में फंस जाते हैं। जिस तरह नबिया ने कहा कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन की वजह से भी लोग तन्हाई में जाते हैं और तन्हाई की वजह से भी डिप्रेशन में जाते हैं, ये दोनों का सिलसिले एक है। इससे के अलावा बड़ी सारी बातें जो मैं बोलना चाहूँगा। नंबर 1 ये कि कुछ लोग ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं। नशा करने वाले लोगों को आइसोलेशन अच्छी लगने लगती है, वो चाहते हैं कि हम अकेले रहें या कभी कभी कोई हमारी जैसे लोग यहाँ पे आ सकें। वो लोग एक अवे फ्रॉम द रियलिटी चले जाते हैं जिसमें वो बाकायदा बड़े जोर शोर से कहते हैं कि मुझे तन्हाई पसंद है। और आजकल तो ड्रग्स बहुत कॉमन और आजकल क्या हालात है आपको पता है, जिस हॉस्पिटल में मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे हर तीसरे दिन नौजवान से लेके बूढ़े ड्रग एडिक्ट्स आ रहे हैं जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं। और कमिंग फ्रॉम गुड फैमिलीज एज वेल, क्योंकि नशा महंगा है यहाँ। मतलब गुड फैमिली से भी कोई बहुत ऊपर की फैमिलीज हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल, और वो अपने फ्लैट से ले लेके अलग रह रहे हैं क्योंकि फैमिली उनके नॉर्म्स को नहीं कबूल कर पा रही। इसी तरह मैं बात करूंगा हम जिस परस्ती वाली भी मामला है जिसके ये लोग बहुत तन्हाई में रहना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं इनको डिप्रेशन भी बहुत हो रहा होता है क्योंकि ऐसे लोगों को फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, गालम गलोच करके मतलब बेइज्जत करके निकाल देती है। वो लोग फिर बेचारे अपने आप को हील करने के बजाय या ट्रीट करवाने के बजाय ये सोच के रह रहे होते हैं चलो यहाँ लान तान तो नहीं होगी, और अकेले रह रहे कि वो लोग भी डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। तीसरा ये कि आप अगर सिर्फ ये कॉज नहीं होती खुदकुशी की, सिर्फ डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज भी खुदकुशी की कॉज होती है। जिस तरह आपने कहा स्किज़ोफ्रेनिया, नफ्सियाती तौर पे लोग अपने आप को हिज़्यानी कैफियत में आप चले गए। बिल्कुल, आपको एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी होती है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें आप लोगों को लगता है सब मेरे दुश्मन है और कोई ना कोई मेरे खिलाफ प्लान कर रहा है, कोई ना कोई मेरे खिलाफ पॉलिसी बना रहा है, कोई मेरी खिड़की से झांक रहा है, ये जो चाय रख के गया है ये क्यों रख के गया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। वो एक ट्रू मीनिंग्स को अपने हिसाब से सोच के एक नेगेटिविटी निकाल लेते हैं। ऐसे लोग भी आइसोलेशन में जाना, और ऐसे लोग ज्यादातर होते हैं जो कहते हैं ना कि आई एम ओके विद माई लोनलीनेस, वो ऐसे लोग होते हैं। अब आ जाते हैं नॉर्मल लोगों की तरफ। कामयाब लोग भी तो अकेले रहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बहुत इंट्रोवर्टेड टाइप का आदमी है या औरत है जो बात करना नहीं चाहती और वो चाहते हैं कि मैं अपने अंदर रहूं, इंडिपेंडेंसी जो है वो बहुत उसको प्यारी होती है, तो हम कहते हैं कि आप रह लें, लेकिन फिर एक सिस्टम में रहें कि आप लोगों से कांटेक्ट में रहें ताकि बुरे वक्त में वो लोग हों। तीसरी और आखिरी बात ये कि जब आप ऐसे लोगों, ये लोग बड़े इनको एक अलग अजीब डिलेमा होता है कि मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं कुछ समथिंग लार्जर देन लाइफ करना चाहता हूँ, तो मुझे लोगों की आवाज में वो चीज एग्जैक्टली। और ये लोग बड़े आते हैं, डॉक्टर साहब तन्हाई मुझे पसंद है और मुझे अकेले रह के सोचें आती हैं, मैं राइटर हूँ, मुझे ड्रामा लिखने में आसानी होती है, मैं सिंगर हूँ, मुझे ये होता है। और ये लोग बड़े खुशी से तन्हा रह रहे होते हैं और इनको हम नहीं छेड़ते कि जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अकेले रह के, वो हम नहीं छेड़ते। फिर हम उनको ये कहते हैं कि एक सिस्टम बनाएं, क्योंकि एक दिन सबने मरना है ना। तो आप अपना एक ऐसा सिस्टम बना के रखें कि अगर आप दूर हैं तो कम से कम 3 लोग आपसे पूछने वाले हों, दैट्स ऑल। ये थोड़ी है कि सारे अकेले रहने वाले पागल हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे साथ ये भी तो बैठी है तो कमर्शियल पायलट बन गई है।